5वें यूनिट पे आ जाते हैं, इसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे पहले आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, पहले तो पाकिस्तान के लैंड के बारे में पढ़ा, उसके बाद बताया पाकिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या क्या हैं। फॉरेस्ट होता है, फिश होती है, इसी तरीके से मिनरल रिसोर्सेज है, फिर उसके अंदर और आगे गए तो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो सारी नेचर से मिली हुई चीजें। अब वो नेचर से जो मिली हुई चीजें उनको इस्तेमाल करते हुए गुड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जिसको उन गुड्स को इस्तेमाल किया जाता है। गुड्स का मतलब आइटम्स, मर्चेंडाइज भी कहलाते हैं। गुड्स बोलो या मर्चेंडाइज बोलो, या चाहे तो आप स्टॉक बोल दो, या चाहे तो आप इन्वेंट्री का नाम दे दो। एक और नाम देता हूं, चलो कमोडिटी, बस बहुत हो गया। कमोडिटी बोलो, इन्वेंट्री बोलो, स्टॉक बोलो, मर्चेंडाइज बोलो, गुड्स बोलो, इसका मतलब होता है माल। माल बनता है। जो हमारे पास कोई चीज हमने जमीन से निकाली, उसको यूज करते हुए कुछ बनाया जाता है। जैसे गन्ना जमीन से निकालते हैं, काटते हैं, तो उसको यूज करते हुए चीनी बनाई जाती है और गन्ने की मजीद प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। सही। इसी तरीके से मछली जो पकड़ी, तो मछली पकड़ के उसको पका के खाया जाता है, या उस मछली के जो वेस्टेज है उससे कोई बाय प्रोडक्ट्स बन जाती है, फर्टिलाइजर्स वगैरह बन जाते हैं। मुर्गी है, मुर्गी से अंडे होते हैं, अंडे जो है वो पैक करके बेचे जाते हैं, उन अंडों से बहुत सारी डिशेस बनती है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से काट के लकड़ी, टिम्बर निकलता है। वो टिम्बर जो है एक कच्ची लकड़ी होती है, मतलब कच्ची लकड़ी मतलब दरख्त है वो तो पूरा कटा हुआ, फिर उससे लकड़ी निकाल के फर्नीचर वगैरह या लकड़ी की जो भी चीजें वो सब बनाई जाती है। ओके। इस तरह मिनरल्स, पहाड़ों से आप जो है ना लाइमस्टोन निकाल लो तो उससे सीमेंट बनाया जा रहा है। जमीन से क्रूड ऑयल कीचड़ की सूरत में निकाल लो तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत किस्म की होती है, जिसमें डीजल है, गैसोलीन है, जेट फ्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से टार है जो रोडों पर डलता है, ग्रीस है। इस तो बहरहाल आपने अब आज से पहले तक सारी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पढ़ लिया। अब आपका यूनिट आ गया इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अब क्या बनाते हैं चीजें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कॉमन टर्म्स। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पहले देख लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने चंद टर्मिनोलॉजीज है, उनकी बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, वैल्यू एडिड, ये अलग अलग किस्म की टर्म्स हैं। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। गाय की जो खाल है वो अभी सिर्फ खाल है, सही ना। उस खाल को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वो लेदर बनेगी, फिर लेदर से कुछ चीजें बनेंगी। ओके। तो रॉ मटेरियल में कहलाई खाल। रॉ मटेरियल में जो नमक निकाला आपने खेवड़ा सॉल्ट माइन से जाके, वो रॉक सॉल्ट की सूरत में, ठीक है। रॉक सॉल्ट पत्थर, नमक के पत्थर जो पिंक सॉल्ट होते हैं, वो हो गया। और रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल, जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं जो कीचड़नुमा ऑयल होता है। ओके। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है। इसी तरीके से आप जो है बहुत किस्म के मिनरल्स, कॉपर निकल रहा है, आयरन ओर निकल रही है। आयरन ओर में से अब वो आयरन और स्टील की प्रोडक्ट्स बनाना, वो बात आगे का प्रोसेस है, वो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। बहरहाल रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, फिर होता है प्रोसेस्ड गुड्स, कि उस रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस से गुजार के कुछ बनाया गया, जरूरी नहीं है वो फाइनल प्रोडक्ट हो। जैसे कि गाय की जो खाल होती है उसको कह रहे हो आप हाइड या स्किन कह दो, ठीक है ना। उस स्किन को, वो तो खून में लथपथ हुई होती है और बहुत ही उसमें चर्बी और गोश्त चिपका हुआ होता है, सही। उसको फिर एक प्रोसेस से गुजार के उसका क्या बनता है? लेदर। और वो लेदर भी चमड़े का बहुत बड़ा टुकड़ा है। अब उस चमड़े के टुकड़े से को काट काट के आप बनाएंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वॉलेट बना लिए, लेदर की फुटबॉल तो नहीं बनाते होंगे, बड़ी महंगी पड़ जाए, बहुत भारी भी हो जाएगी वो, लेकिन वॉलेट्स बना लिए आपने, किसी किस्म के पर्स बना लिए, जैकेट्स बना लिए, जूते बना लिए, लेदर के बहुत बेल्ट्स बनते, बहुत चीजें बनती है, राइट। लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में है। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस हो चुके हैं पूरे, सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। और वैल्यू एडेड गुड्स क्या होते हैं? वैल्यू एडेड गुड्स वो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड का बता दिया, और वैल्यू एडेड का भी मैं आइडिया दे दूं, जिसके अंदर आपने सिर्फ एक आम सा कोई प्रोडक्ट बनी हुई है ना, वो उसकी कोई ब्रांड नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कोई फ्लेवर्स नहीं है, उसकी फ्री डिलीवरी नहीं दी हुई, तो खाली एक मैन्युफैक्चर्ड गुड की तरह है। आप उसके अंदर ब्रांड लगाओ, उसकी अच्छी मार्केटिंग करो, अच्छी पैकेजिंग रखो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो उसकी, फिर उसको फ्री डिलीवर भी कर रहे हो या डिलीवरी सर्विस भी दे रहे हो घर तक पहुंचाने की,
और जो बंदा यूज कर रहा है तो आफ्टर सेल सर्विस भी है, क्या कॉल करके कॉल सेंटर सर्विसेज भी आपने दी हुई है। ये सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज है कि एक प्रोडक्ट के बाद उसमें वैल्यू ऐड करने की और क्या क्या चीजें। सही। तो आज के दौर में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खाली है ना अगर आपकी, तो वो इतनी बिकने के चांसेस नहीं है। आपकी प्रोडक्ट वैल्यू एडेड होनी चाहिए, उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज होनी चाहिए कि ऑनलाइन दोबारा ऑर्डर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अदद सेल वाला खिलौना बेच रहे हो, सेल वाला खिलौना बेच रहे हो तो उसके सेल भी अवेलेबल होने चाहिए। सही। वैसे तो सेल आमतौर पे अवेलेबल होता है। चले आप खिलौने को छोड़ा, आप प्रिंटर सेल कर रहे हैं, आपने प्रिंटर बेचा, वो प्रिंटर की कार्ट्रिज जिसमें इंक फिल होती है वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके की कार्ट्रिज डलती है उसमें। आमतौर पे जिस तरह इंक फिल होती है वैसी नहीं होती, मुख्तलिफ कार्ट्रिज है बिल्कुल। तो आप ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना कि आपकी वन कॉल के ऊपर हमारा बंदा आ जाएगा, रिफिल कर देगा आपको कार्ट्रिज, राइट। ये वैल्यू एडेड सर्विस कहलाए। तो आज का कंपटीशन वैल्यू एडेड सर्विसेज पे है। मैं फॉर एग्जांपल प्रिंटर के पेपर्स अगर मंगवाता हूं तो मैं कॉल करता हूं, डिलीवर करके जाता बंदा, तो उसके अच्छे रेट होने के साथ साथ फ्री डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है। लेकिन वो जो डिलीवर करके जाता है उसमें लेट हो जाता है, फास्ट डिलीवरी नहीं है, तो फिर मैं सप्लायर चेंज कर लेता हूं। तो समझ लो वैल्यू एडेड का कंपटीशन है। प्रोडक्ट तो आप सब दे रहे हैं, कौन कितने बेहतर तरीके से उसके अंदर वैल्यू ऐड करके दे रहा है, तो ये सब भी हम देखेंगे। ये डेफिनेशंस आपको दी हुई है नीचे। अब जैसे रॉ मटेरियल में देखो, ये सबसे पहला क्या दिया हुआ है, टिम्बर। टिम्बर है, उसके बाद क्या है, क्रूड ऑयल, जो जमीन से निकला हुआ ऐसा काला कीचड़नुमा होता है। ये फिर जाता है डिस्टिलेशन टावर्स के अंदर, प्रोसेस होता है पूरा। जैसे ये ना डिस्टिलेशन टावर की एक मिसाल है। क्रूड ऑयल इसके अंदर जाता है, फिर डिस्टिलेशन टावर में अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं। पेट्रोलियम गैस निकली, गैसोलीन निकली, नैफ्टा निकली, पैराफिन निकली, डीजल निकली, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल और बिटुमेन निकली। बिटुमेन क्या है, रोडों पर डलता है, वही टार जो होता है, तारकोल। गैसोलीन क्या है, गैसोलीन पेट्रोल है जो गाड़ियों में डलता है, ये बना हुआ। पेट्रोलियम गैस क्या है, पेट्रोलियम गैस जो है ना वो सिलेंडर्स वगैरह में डलती है, एलपीजी वगैरह। हाँ जी। इसी तरीके से पैराफिन, पैराफिन क्या है, जेट फ्यूल है जो हवाई जहाज में डलता है। डीजल अक्सर ट्रकों में डलता है, पानी की कश्तियों वगैरह में भी डलता है। इसी तरीके से लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल किस में डलता है, बहुत सारी चीजों में ऑयल, गाड़ियों बाइकों में भी ऑयल डालना पड़ता है ना, वो लुब्रिकेंट ऑयल कहलाता है, वो इंजन को रवा रखने के लिए होता है। ओके। सो ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके क्रूड ऑयल से निकल रही हैं। तो पहले क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल निकलेगा, जब रॉ मटेरियल निकल आया उसके बाद वो प्रोसेस में जाएगा, वो रिफाइनरीज में जाएगा और वो अलग अलग किस्म के उसमें से प्रोडक्ट्स निकलेंगे। खैर, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारे हमारे क्या मिनरल्स है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन से, और उसके बाद फिर उसको प्रोसेस के अंदर डाल रहे हैं। प्रोसेस में क्या होता है, वो रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। अब मिसाल देते हैं, चलो यहाँ पर क्या मिसाल लिया, मिल्क। मिल्क को प्रोसेस करो तो क्रीम बन जाता है, क्रीम को प्रोसेस, अच्छा मिल्क से क्रीम भी बन सकते हैं, मिल्क को प्रोसेस करने से योगर्ट भी बनता है, मिल्क को प्रोसेस करने से चीज भी बनता है। इसको इस तरह मत समझना कि मिल्क से क्रीम बना, क्रीम से योगर्ट बना, योगर्ट से चीज बना, नहीं, इसको इस तरह मत देखना। मिल्क से क्रीम भी बनती है, मिल्क से दही भी बनता है, मिल्क से चीज भी बनती है, मिल्क से घी भी बनता है। ओके। तो ये हमारे प्रोसेसिंग की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है और एक मिसाल दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, कि रॉ मटेरियल से बाकायदा कोई कंप्लीट प्रोडक्ट बनाई, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड कहलाया। वैल्यू एडेड क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड का मतलब आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड करें, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करें, एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट्स दें, लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दें। फॉर एग्जाम्पल, आप दो जगह पर जा रहे हैं क्लासेस लेने, एक जगह पर क्लासेस इस तरह की क्या फिजिकली क्लास हो रही है और उसके बाद आप घर जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी होती है, तो आपको वैल्यू एडेड सर्विस मिल रही है उस जगह पर कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं टीचर से पूछ लूंगा, एनी टाइम टीचर व्हाट्सएप पे सर्विस दे रहा है, अवेलेबल है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा है, तो ये वैल्यू एडेड सर्विस है, राइट। आम तौर पे कोई सर्विस होती है उससे बेहतर है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे और इंप्रूवमेंट्स मौजूद है। इसी तरह कोई प्रोडक्ट है एक किस्म की, आपने कहा यार एक किस्म का मैं अचार नहीं बनाता, मैं 10-15 किस्म के फ्लेवर्स के अचार बना रहा हूं, वैल्यू एडेड हो गई। फिर आपके अचार के अंदर, आप जो अचार बेच रहे हैं, पिकल बेच रहे हैं, उसके अंदर जो है एक और आपने वैल्यू एडेड ये किया कि आपके अचार की शेल्फ लाइफ ज्यादा है, मतलब फ्रिज में ज्यादा देर रह सकता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता। आपने प्रिजर्वेटिव डाले होंगे उसमें कुछ कि जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये एक वैल्यू एडेड है। फिर थर्ड वैल्यू एडेड, बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं आपके, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, सारी वैल्यू एडेड है, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को पढ़ना, और यूं मत पढ़ना जैसे कि प्रोसेस में चल रही है कि यहां से यहां तक
रॉ मटेरियल है, वहां से वहां तक प्रोसेस्ड है, वहां से वहां तक नहीं भाई, ऐसे पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे भाई प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है चीज, चीज प्रोसेस्ड फूड में आएगा या मैन्युफैक्चर्ड फूड में आएगा? ये प्रोसेस्ड भी है, मैन्युफैक्चर्ड भी है। चीज बनाई है, पैक करके बेची है, तो आप उसको वैल्यू एडेड गुड भी कह सकते हो, मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हो, प्रोसेस्ड भी कह सकते हो, बस वो रॉ मटेरियल नहीं है। तो आप सबकी डेफिनेशन को अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक कंबाइन तरीके से सीखो, सबको अलग अलग सीखना पढ़ के। अब यहां पर पूरी सप्लाई चेन दी हुई टी शर्ट्स की, कि टी शर्ट जो है हमारे वो किस तरतीब से गुजरते हैं। सप्लाई चेन का मैंने आपको बताया कि जहां से बनती है चीज, वहां से लेकर जहां पर बिक रही है वहां तक, मतलब कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके कस्टमर तक पहुंचने तक का जो पूरा प्रोसेस है, क्या कहलाता है वो? सप्लाई चेन। पूरी एक कड़ी है ना, एक चेन है, पूरी माल को सप्लाई करने की पूरी एक कड़ी है। या अक्सर आप लफ्ज सुनेंगे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। तो सप्लाई चेन हो या सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स हो, मतलब क्या है यहां पर कि चीज बनने से लेकर जहां उगती है, जहां से नेचुरल रिसोर्स से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक, ये पूरी एक सप्लाई चेन है। कॉटन की मिसाल लेते हैं। कॉटन किस पे उगता है? कपास के जो पौधे होते हैं, कॉटन की पूरी फसल लगती है ना, क्रॉप्स लगती है, उस पे कॉटन उगा, ये कॉटन उगा, उस कॉटन को पिक किया, हैंड पिक करो तो स्मॉल स्केल फार्मिंग कहलाई, और अगर मशीनरी के साथ पिक करो तो लार्ज स्केल फार्मिंग कहलाई। तो वो हार्वेस्ट उसका हुआ, पूरा कॉटन की कटाई हो गई। कटाई हो गई, कॉटन जरा इस फॉर्मेट में मिला आपको, देख लो काला के इसमें थोड़े बीज और थोड़ा से जो है ना मतलब थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मौजूद है, और सिर्फ प्योर कॉटन नहीं है बल्कि बीज भी है इसमें शामिल, छिलका भी शामिल है, कॉटन के जो कॉटन की जो क्रॉप है उसके छिलके भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले वो जो फाइबर की बेल्स है, मतलब कॉटन की जो बेलें हैं, उसमें बहुत सारा कचरा नुमा इस तरह का कॉटन है ना, उसको रिफाइन किया गया। किस प्रोसेस से गुजार के? इस प्रोसेस का नाम है गिनिंग। ये प्रोसेस आपको याद करने होंगे कि कॉटन की पूरे उसमें पहला प्रोसेस में पहला दर्जा क्या है कि आपने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद वो जो कॉटन की बेल्स हैं वो आपने गिनिंग मिल में भेजी। तो गिनिंग मिल क्या है? ये एक इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री का एक फैक्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री तो तमाम वो फैक्ट्री जो कॉटन का काम करते हैं उसमें से एक है गिनिंग मिल। उस गिनिंग मिल ने क्या किया? इस कॉटन को प्यूरिफाई किया, मतलब इसमें से छिलका और दाना सब निकाल दिया, प्योर कॉटन बन दिया। वो प्योर कॉटन फाइबर अब रह गया, सही है। अब वो कॉटन फाइबर जो है वो गया स्पिनिंग मिल में, स्पिनिंग के प्रोसेस में गया। स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या हुआ? उस कॉटन से क्या बना? यार्न। स्पिनिंग मिल का आउटपुट क्या है? यार्न। तो ये स्पिनिंग मिल ने यहां पर आउटपुट दिया कॉटन यार्न के सूरत में। फिर ये कॉटन यार्न कहां पर गया? वीविंग। वीविंग बोलो या निटिंग बोलो, मतलब कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, वीविंग या KNITTING निटिंग, ठीक है। वीविंग या निटिंग की फैक्ट्री में गया, तो उस यार्न जो धागा था, उस धागे से क्या बन गया? कपड़ा। उस कपड़े को क्या कहेंगे? फैब्रिक। फैब्रिक बन गया। अब ये जो रॉ फैब्रिक है, कच्चा कपड़ा है ना, ये रोल्स वगैरह में अभी पूरा पूरा पैक हुआ हुआ होता है। इस रॉ फैब्रिक को डाई और वॉश किया गया, इसको कलरिंग की गई। ये तो एक ही रंग का बना है ना, अभी सफेद सफेद दिख रहा है, इसको बाकायदा अलग अलग कलर्स में इस कपड़े को बनाया गया, इसके अंदर रंग किए गए। ये डाई और वॉश हो गया। उसके बाद डाइंग और वॉशिंग का मतलब सिर्फ धोना नहीं होता, मतलब रंग से धोना, रंग से धो के सुखाना, रंग पक्का रंग लग गया इस पर, क्लियर है। अब ये रंग होने के बाद कहां पर गया? गारमेंट जहां पर बनते हैं, स्टिचिंग, स्टिचिंग के लिए गया, कटिंग और स्टिचिंग हुई, गारमेंट्स बन गए। तो गारमेंट्स आपको बनते हुए यहां पर नजर आ गए, ये गारमेंट आपका बन गया। अब ये गारमेंट आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड तो है, लेकिन ये वैल्यू एडेड नहीं है अभी। अब ये गारमेंट अगर आपने बनाया था मिसाल के तौर पे किसी ब्रांडेड कंपनी के लिए, सही है, मिसाल के तौर पे मार्कोर एक ब्रांड है, उसके लिए गारमेंट बनाया, तो उन्होंने मार्कोर का लेबल लगाया उसके ऊपर, फिर मार्केटिंग की अपनी, सेलिब्रिटीज को हायर किया जिन्होंने पहन पहन के मॉडलिंग की और एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर जना उसको डिस्प्ले किया, और उसके बाद लोगों तक अवेयरनेस पहुंची इसकी, और आपने कहां पर भेज दिया? रिटेल आउटलेट्स पे। ये आखिरी क्या है? रिटेल आउटलेट, जहां पर ये माल बिकेगा, फ्रेंचाइज। ये अब रिटेल आउटलेट भी सिर्फ आजकल फिजिकल रिटेल आउटलेट नहीं है, बल्कि ऑनलाइन स्टोर्स भी होते हैं, तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं, राइट।
ये पूरी सप्लाई चेन है आपकी। जो कॉटन, जो कटा हुआ कॉटन था, कॉटन की बेल थी, वहां से लेकर रिटेल आउटलेट तक आपका ब्रांडेड टी शर्ट जो पहुंचा। क्लियर है जी? तो ये उसका पूरा जिक्र यहां पर मौजूद है इस पैराग्राफ के अंदर, पढ़ लीजिएगा। और एक एक प्रोसेस को देखिएगा, प्रोसेस पता होने चाहिए कि फाइबर बेल्स कहां से आई, कॉटन की बेल्स कहां से आई, हार्वेस्ट करके आई ना। जब हार्वेस्टिंग की, कपास की कटाई की, तो कटाई के साथ ही उस ट्रक ने रोल कर दिया उस बेल को, और वो पूरी की पूरी बेल्स पहुंच गई। ठीक है, कहां पर, गिनिंग में, गिनिंग से फिर स्पिनिंग में, स्पिनिंग, और ये तमाम जो प्रोसेस है उसके हर एक की प्रोडक्ट लिखी हुई है ऊपर कि फाइबर बेल्स कुछ इस तरह की होती हैं। वो जाते हैं गिनिंग में, गिनिंग से फिर क्या निकलता है, कॉटन फाइबर, प्योर कॉटन। फिर वो जाता है स्पिनिंग में, स्पिनिंग से क्या निकलता है, यार्न, यार्न जाता है वीविंग में, वीविंग से क्या निकलता है, रॉ फैब्रिक। ठीक है, ऐसे करके पूरा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी नाम आता है, लफ्ज आता है, तो आप तमाम वो फैसिलिटीज को सोच लेते हो, जैसे कि आपके वाटर सप्लाई की लाइनें हैं, जिसमें डैम, कैनाल्स और पूरा इरिगेशन का भी तमाम सिस्टम आ गया, और जो बैराजेस और सबके जरिए आपके घरों तक पानी की लाइनें बिछी हुई है घरों के नीचे, और आपकी टंकियों तक पानी आ रहा है, वो सब पूरे हमारे मुल्क का वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेवर्स, सेवर्स क्या होती है, गटर की लाइनों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्यों काम आता है, ये ड्रेनेज के लिए काम आता है, जो भी वेस्टेज है वो ड्रेन हो जाए, ठीक है, बह जाए। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स क्या, बिजली की तारें, सही है ना। डैम से शुरू होते हुए बड़े बड़े जो बिजली के वो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं उसके जरिए गुजरती है, फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिजली की तारों का ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है बड़े खंभे होते हैं, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बिजली पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गली गली तक पहुंचते हैं जो छोटे खंभे। ओके, ये हो गया सारे। टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आपकी टेलीफोन की लाइनें सारी शामिल है, और आपकी इस कम्युनिकेशन कह लो इसको, टेलीकम्युनिकेशन का हो या कम्युनिकेशन का, उसमें टेलीफोन की लाइनें सारी शामिल है, इंटरनेट की केबल्स वगैरह शामिल है। अक्सर सुनते हैं ना फाइबर ऑप्टिक की लाइनें बिछा रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक क्या है, ये इंटरनेट की केबल है जिससे बहुत तेज इंटरनेट चलता है। ओके, ट्रांसफर रेट उसका तेज होता है, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। फिर नेचुरल गैस की लाइनें, जो घरों तक गैस आती है कुकिंग गैस के तौर पर, उसकी लाइनें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई में भी थोड़ा बहुत कवर कर ली हमने ये वाली बात, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन होता किस लिए, इरिगेशन जो है ना, हमें पानी देने के लिए नहीं, बल्कि असल वो कैनाल्स वगैरह जमीनों को पानी देने के लिए जो होता है वो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हम तक जो पानी पहुंचे, वाटर सप्लाई घरों तक लाइनें पहुंचे, उसको अलग रखा है वाटर सप्लाई में। ठीक है, बहरहाल है वही दरिया, उसी दरिया में से कैनाल्स निकल रहे हैं जो जमीनों में जा रहे हैं, और उन्हीं दरियाओं में से कैनाल्स निकल रहे हैं जो हमारी गलियों तक आ रहे हैं। ठीक है, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की लाइनें जो होती हैं, एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ना। एयरपोर्ट के भी तो किसी जगह एयरपोर्ट होता है, वहां पर रनवेज होते हैं, फिर वहां से पूरा एयर ट्रैवल का रूट होता है। आपको एयर ट्रैवल का क्या रूट होता है, हवा तो खाली है, कहीं से भी उड़ा, जी नहीं, आप कहीं से भी उड़ा के तो देख लो, उल्टे सीधे रूट्स पे नहीं जाना होता। कहीं कोई पहाड़ आ जाएगा, कहीं कोई ऊंची इमारत आ जाएगी, या कहीं किसी ऐसी जगह पर आ गए जो डेंजर जोन था, वो आर्मी का कोई सेंसिटिव एरिया था कि जिसके ऊपर से जहाज उड़ना मना था, तो आपको शॉट डाउन करके ना गिरा दिया जाए। या कहीं ऐसा ना आप किसी दूसरे मुल्क भी पहुंच गए ऐसे टहलते टहलते, ऐसा नहीं होता, बाकायदा प्रॉपर रूट फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सी पोर्ट्स, जो आपके पानी के जहाज जहां पर आके डॉक होते हैं वो पोर्ट्स कहलाते हैं ना, बंदरगाह जिसको उर्दू में कहते हैं। तो एक मुल्क में किसी भी एरिया में अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो मुल्क गुड्स एंड सर्विसेज बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएगा। क्यों, माल बनते बनते बिजली नहीं चली जाएगी, पानी शॉर्ट नहीं हो जाएगा, जमीन को पानी देना था पानी खत्म नहीं, इरिगेशन की पूरी फैसिलिटी मौजूद है, तो आपकी क्रॉप्स अच्छे तरीके से उग सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से हो सकती है, जो माल बन गया उसकी। अब रोड नेटवर्क्स ना हो, रेलवे नेटवर्क्स ना हो, तो माल इधर से उधर कैसे होगा, इंफॉर्मेशन इधर से उधर कैसे होगी अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा ना हो। इस तरह माल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जब ट्रांसपोर्ट होकर रिटेल आउटलेट्स तक आ गया तो वहां से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है, गली कूचों में लोग या तो डिलीवरी करते हो जाके, या तो लोग खुद खरीदने आते हैं, क्योंकि लोगों के अब एक्सेस में आ गई। हर कोई थोड़ी उठ के किसी कॉपर फील्ड चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको कॉपर की तार चाहिए घर के अंदर किसी बल्ब को जलाने के लिए, बलूचिस्तान थोड़ी चला जाएगा। वहां से माल निकलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर
उससे कुछ कोई कॉपर की तारें बनेंगी, रिफाइन होके कॉपर रिफाइन होके फिर उससे तारें बनेंगी, वो कॉइल्स में रोल होंगी पूरे पूरे, फिर वो कॉइल्स आपको आपके मोहल्ले के पास जो है ना इलेक्ट्रिक की शॉप पे मिलेगी, तो वो उसमें से आप कुछ तार कटवा के अपने घर पे लेके आओगे। इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स है इन्वॉल्व, ठीक है जी। और इस सारे लॉजिस्टिक्स में क्या चीज रिक्वायर्ड है, इसको आसान करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आपके जहन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब कुछ आ रहा है ना, रेलवे की पटरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विसेज भी शामिल है। सर्विसेज देखें, सर्विसेज क्या होती हैं? नॉन फिजिकल सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ये पढ़ाई को टच नहीं कर रहे, ये एक ना छूने वाली चीज है। मुझे टच कर लोगे, मेरी आवाज को तो नहीं पकड़ सकते ना। तो सर्विसेज का मतलब इनटेंजिबल चीज, वो जो छुई नहीं जा सकती। ये माल नहीं है, गुड्स नहीं है, माओ से पकड़ा जा सकता है, सर्विसेज नहीं पकड़ी। सर्विसेज खाली आप हासिल करते हो, जैसे कि वो भी सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होता है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होता है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए? बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है आपके मुल्क का इससे, ठीक है। आप कॉमर्स में जाओगे तो इकोनॉमिक्स में रहते हो, इसको बहुत अच्छे समझोगे। इमरजेंसी सर्विसेज है, फायर ब्रिगेड बुला रहे हो, या कोई एम्बुलेंसेस बुला रहे हो, या आप कोई फॉर एग्जांपल लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज को कॉल कर रहे हो, जैसे कि पुलिस वगैरह, ये सारी इमरजेंसी सर्विसेज फराहम करती हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशनल सिस्टम, ये भी सर्विस है। और जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट फराहम कर रही हो ये, पर एक सर्विस तो है ना। बहुत सारे प्राइवेट इदारे फराहम कर रहे हैं आपका एजुकेशन वगैरह। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर की सर्विसेज कैसे पॉसिबल है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बिजली का, अगर पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, अगर ड्रेनेज का निजाम ना हो, अगर टाइम पे कचरा उठाने वाली गाड़ी आके कचरा उठा के ना लेके जाए, ये सर्विसेज अवेलेबल ना हो तो हेल्थ केयर कैसे चलेगा? वहां तो इतना डर्ट हो जाएगा, इतनी गंदगी हो जाएगी कि डिजीजेस खुद हॉस्पिटल में चल रहे होंगे। तो राइट टाइम पे कचरा उठना चाहिए, पानी राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए चीजों को धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, बिजली अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल का निजाम चलाने के लिए, सही जी। सो ये सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, ठीक है। एक्चुअली इन सर्विसेज को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तभी तो जाके आप सर्विसेज दे पाओगे, ओके। सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के लफ्ज से आपको क्या मतलब समझ में आना चाहिए, पहले ये समझ लो। ये और बिल्कुल शुरू में समझा देना और बेहतर था। इंडस्ट्री का मतलब हरगिज ये नहीं होता कोई एक फैक्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है। सारी किसकी फैक्ट्रीज हैं? मिसाल के तौर पे ऑयल रिफाइनरीज हैं। क्या है? ऑयल को रिफाइन करती हैं। तो ये सारी फैक्ट्रीज मिलके क्या बनी? ऑयल इंडस्ट्री। क्या बनी? ऑयल इंडस्ट्री के अंदर ऑयल का काम करने वाली तमाम जो है फैक्ट्रीज वगैरह शामिल है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो फिशिंग इंडस्ट्री की, तो फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई एक फैक्ट्री की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे फिशिंग सेक्टर की बात हो रही है, सही है जी। पूरा फिशिंग सेक्टर मतलब तमाम इसमें बिजनेसेस शामिल हो गए जो फिशिंग करते हैं, फिश बेचते हैं, फिश काटते हैं, सही। पूरी वो फिशिंग इंडस्ट्री कहलाए। टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री में तमाम वो बिजनेसेस शामिल हो जाते हैं कि जो टूरिज्म को फरोग देते हैं, प्रमोट जिनकी बदौलत टूरिज्म होता है, जिसमें होटल्स भी शामिल हैं, रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो टूर तक लेके जाते हैं वो भी शामिल है, ट्रेनें भी शामिल है, एयरलाइंस भी शामिल है जो ट्रैवल एंड टूर को सपोर्ट करते हैं, ओके। तो टूरिज्म इंडस्ट्री ये होती है। इसी तरीके से अगर टिम्बर की इंडस्ट्री बोले तो लकड़ी का काम करने वाले, फॉरेस्ट से लकड़ी निकालने वाले तमाम बिजनेस उसमें शामिल है। तो लफ्ज इंडस्ट्री किसी एक फैक्ट्री को नहीं रेफर करता, बल्कि पूरे ग्रुप ऑफ बिजनेसेस जो एक नौयत के, उनको इंडस्ट्री कहते हैं हम। अब मैं अगर कहूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का मतलब क्या है? कपड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े के काम करने वाले तमाम बिजनेसेस, तमाम फैक्ट्रीज जो कपड़े का काम करती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपका कॉटन निकालने से लेकर टी शर्ट को बेचने वाले तक तमाम बिजनेसेस शामिल हो गए, ओके। तमाम फैक्ट्रीज गिनिंग की, तमाम फैक्ट्रीज वीविंग की, तमाम फैक्ट्रीज गारमेंट्स के स्टिचिंग वगैरह की, वो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए गारमेंट्स इंडस्ट्री अलग है, गारमेंट्स इंडस्ट्री अलग है।
वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री, क्योंकि गारमेंट्स इंडस्ट्री कौन सा कपड़ा है? पहनने वाला कपड़ा। बेडशीट नहीं है इसमें, इसमें तौलिए नहीं है, सही है जी, ये पहनने वाले कपड़े होते हैं, एपरल्स वगैरह जो आ गए, सही है। तो अब इसी इंडस्ट्री के लफ्ज को लेकर आगे बढ़ते हैं। इनके मैं इंडस्ट्री का लफ्ज बोलूं या अक्सर मैं सेक्टर का लफ्ज भी बोल दूंगा, इसी को आगे लेके बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कुछ जगहों पर क्वार्टरनरी भी होती है। क्वार्टरनरी मतलब चौथी कैटेगरी, क्वार्टरनरी। लेकिन क्वार्टरनरी इंडस्ट्रीज को जो है ना मैं यहां हटा रहा हूं और मैं टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर ही शामिल कर दूंगा। मैं बताऊंगा अभी क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर कह लो या प्राइमरी इंडस्ट्री कह लो, इसमें वो तमाम बिजनेसेस हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से अपना गुड्स बनाते हैं, अपने गुड्स अखज करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो पता है क्या होता है? कोयला, आयरन ओर। कौन सा कोयला? रिफाइंड कोयला नहीं है अभी, वो बस पहाड़ों से निकाला हुआ कोयला है, माइनिंग करके जो कोयला निकाला है या माइनिंग करके आयरन ओर निकाला है, ये इनका आउटपुट होता है। दरख्त वगैरह काट के जो निकलता है टिम्बर, ये इनका आउटपुट होता है। फर्नीचर नहीं है इनका आउटपुट। इनके गुड्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं इनके गुड्स। कौन से वाले होते हैं? रॉ मटेरियल, रॉ गुड्स होते हैं इनके। वो जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और सेकेंडरी सेक्टर इस कच्चे माल से कुछ पक्का माल बनाता है, लकड़ी से फर्नीचर बना लेता है। समझ रही बात? या क्रूड ऑयल को निकाला आपने, जमीन से खोद के पंप करके क्रूड ऑयल निकाला, तो यह आप प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस है आपका। उस क्रूड ऑयल को बेचा आपने रिफाइनरी को, रिफाइनरी सेकेंडरी सेक्टर में आते। क्यों? क्योंकि रिफाइनरी उस क्रूड ऑयल को इनपुट करती है और उसको एक प्रोसेस से गुजार के उससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें पेट्रोल शामिल है, डीजल शामिल है, ग्रीस शामिल है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज से अखज नहीं करता, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज से अखज करके इनको माल बेच रहा है, उस माल के जरिए कुछ बनाता है। शुगर मिल्स किस में आएंगी, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। शुगर मिल्स सेकेंडरी में आएगी, क्योंकि वो गन्ना कटा हुआ उनके पास आता है और गन्ने से फिर चीनी बनाते हैं वो। शुगर केन की क्रॉप्स जो फार्मर्स लगाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, सही। एक रेस्टोरेंट जो फिश पका के दे रहा है वो कौन से सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी। फिश पका रहा है, सेकेंडरी। फिश पका के आपको पेश कर रहा है, टर्शियरी। पका के जो सर्व कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, तो टर्शियरी में आ गए। लेकिन उससे पहले जो पकाने की एक्टिविटी वो क्या है? सेकेंडरी। और मछली जिसने पकड़ी थी वो क्या था? प्राइमरी। गाय से दूध निकाल रहे हैं, मिल्किंग कर रहे हैं, गाय का दूध दो रहे हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी। वो दूध शॉप्स में लाके बेचा जा रहा है, तो ये तो आप टर्शियरी काम कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं लोगों को कि उनके डोर स्टेप पे माल मिल रहा है, ये तो एक सर्विस है ना। अच्छा, उस दूध से मक्खन बना रहे हो आप, एक फैक्ट्री जो मक्खन बनाती है दूध से, वो क्या है? कौन सी है? सेकेंडरी। क्योंकि दूध उन्होंने नहीं निकाला, दूध तो प्राइमरी सेक्टर का काम था। अच्छा, एक कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो खुद ही दूध निकालती है काऊ से, और फिर उस दूध से खुद ही मक्खन बनाती है और फिर उसको रिटेल स्टोर्स में खुद ही बेचती है। तो उस कंपनी का जो ये वाला काम है वो प्राइमरी कहलाया। दूध निकालने वाला जो काम है, वो तमाम मजदूर जो दूध निकालने में लगे वो सारा प्राइमरी काम कर रहे हैं। वो कंपनी उसी दूध से जो मक्खन बनाने वाली फैक्ट्री है, उसी कंपनी की पूरी एक कंपनी जिसके अलग अलग काम, तो मक्खन बनाने वाली जो इसकी फैक्ट्री है वो कौन सी है? वो सेकेंडरी है। और फिर उस फैक्ट्री से बना बनाया माल रिटेल स्टोर्स पे, घर के पास जो बेकरी है वहां पर बिक रहा है। तो घर के पास की बेकरियां क्या आपको सर्विस फराहम कर रही है ना, कि आपको फैक्ट्रियों से माल लेने नहीं जाना पड़ रहा, घर के आगे ही मिल रहा है, तो वो टर्शियरी में आती है। टर्शियरी सेक्टर खुद कुछ नहीं बनाता, उगाना तो दूर की बात, बनाता भी नहीं है, बना बनाया माल बस बेचता है लाके, या इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देता है या मार्केटिंग कर लेता है। बैंक्स क्या है? बैंक्स टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। वैसे आपका मैंने कहा ना क्वार्टरनरी सेक्टर भी पॉसिबल था। अगर मैं एक और कैटेगरी बनाता ना क्वार्टरनरी, तो बैंक्स को इसमें डालता, न्यूज चैनल्स को इसमें डालता, एजुकेशन को इसमें डालता,
हेल्थ केयर सर्विसेज को इसमें डालता, तमाम इंफॉर्मेशन और स्किल लेबर रिक्वायर्ड वाले काम है वो क्वार्टरनरी में डालता, और टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ किनको रखता मैं, रिटेल स्टोर्स को, रिटेल स्टोर्स को या होटल्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वाला सेक्टर है ना, लोग इसको अलग करते हैं, वो टर्शियरी से भी निकाल लेते हैं, कहते हैं ये एक दर्जा और आगे की चीज है। कंप्यूटर डेवलपर, प्रोग्रामर कह रहे हैं वो टर्शियरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? बस वो क्योंकि इंफॉर्मेशन वाला काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वाले काम में पीछे कुछ प्राइमरी सेक्टर से निकालना नहीं है। ये तमाम जो है प्राइमरी सेक्टर से कहीं ना कहीं अपना इनपुट ले रहे हैं। इनको इनपुट में प्राइमरी सेक्टर की कोई खास जरूरत नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर की कोई खास जरूरत नहीं है, जबकि ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये सेकेंडरी और प्राइमरी से कहीं ना कहीं माल ले रहा है। ठीक है, बहरहाल आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ इतना समझे क्वार्टरनरी को मैं हटा इसी ले रहा हूं। अब वापस वहां आ जाए, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ निकालता है, अखज करता है या एक्सट्रैक्ट करता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करता है वो प्राइमरी है, जो एक्सट्रैक्टेड नेचुरल रिसोर्सेज को किसी गुड्स में तब्दील करता है वो क्या है, सेकेंडरी है, और जो उन गुड्स को सेल करता है, आगे पहुंचाता है, एडवर्टाइज करता है, या तमाम जितनी भी सर्विसेज देते हैं वो सब क्या है, टर्शियरी में आते हैं। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर में आप देखोगे दरख्त बने हुए हैं या पहाड़ वगैरह बने हुए हैं, इस तरह की तमाम चीजें बनी हुई होंगी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह, धुएं वगैरह नजर आ रहे हैं आपको। टर्शियरी सेक्टर में देख रहे हो कॉल सेंटर है और ट्रैवलिंग है, टूरिज्म है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है, होटल्स वगैरह। ठीक है, रेस्टोरेंट के बारे में कोई पूछता है ना कि क्या है प्राइमरी सेकेंडरी, तो मैं कहूंगा रेस्टोरेंट जो है ना उसका पकाने वाला, कुकिंग वाला जो काम है ना वो सेकेंडरी है। कुक करने के बाद वो टेबल पे जो सर्व कर रहा है ना लाकर, वो सर्विस है, वो टर्शियरी है। कुक करने के बाद वो आपके घर पे डिलीवर करवा रहा है पैक करके, वो टर्शियरी है। क्लियर है? क्योंकि कुक करके तो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड निकाल रहा है, उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के साथ वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है, आपको टेबल पे सर्व करके दे रहा है या आपको घर तक पहुंचा के दे रहा है। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स को आप पढ़ लेना, ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ।